अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ने से पहले हम आते हैं, आइए देखते हैं पहले केमिस्ट्री की पेपर पैटर्न के हवाले से। बेसिकली 9th और 10th यानी कि जो मैट्रिक का पेपर पैटर्न है वो फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो कैसे देखा जाए तो जो जैसे हमारे पास 10th क्लास के पेपर जो होता था वो थोड़ा कंसाइज मतलब छोटा सा होता था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो टोटल हमारे पास 85 मार्क्स का होता है। टोटल 9 क्वेश्चंस पर कंसिस्ट करता है। देखा जाए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ का। आपके पास वही 4 फॉलोइंग ऑप्शन दी होगी जिनमें से एक करेक्ट होगी, आपने वो चूज़ करनी होगी। टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज़ आएंगे। जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री के सिर्फ 11 चैप्टर, उन 11 में से 17 एमसीक्यूज़ बनेंगे और आपने 17 के 17 अटैम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी और आपके टोटल मार्क्स 17 होंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन है। अब यहाँ पे मैंने 2+3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में इकट्ठा बताऊंगा, क्योंकि दोनों में एक जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि बात करते हैं 2 और 3 की, तो दोनों में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 12, जिनमें से आपने करने कितने होंगे 8, मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे 2 में और 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आपने दोनों में ही 8 अटैम्प्ट करने होंगे और आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। तो इसी तरह 8 एक में से अटैम्प्ट करेंगे तो 16 मार्क्स बनेंगे, दूसरे के 8 तो 16, तो टोटल मिला के 32 मार्क्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल मार्क्स 12 बनते हैं। फिर हमारा एक्सटेंसिव पार्ट आ जाता है। एक्सटेंसिव पार्ट से मुराद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। उसमें देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, 6 होता है, 7, 8 और 9 होता है। हर जो क्वेश्चन है जैसे कि 5, 6, 7, 8 और 9, ये हर क्वेश्चन 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, जैसे कि 9th क्लास में था ए और बी पार्ट। अब दोनों ही पार्ट ए और बी हमारे पास 4 नंबर के होते हैं और इसी तरह हर पार्ट जो है 8 मार्क्स का बनता है। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं हमने, जिनमें से सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और इस तरह से टोटल मिला के 24 मार्क्स बनते हैं। देखा जाए 17 मार्क्स ये और 32 ये, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं 49 और 12 मार्क्स ये हो गए। ये हमारे पास हो गए 61 और 24, ये हमारे पास इस तरह से हमारा पेपर जो है 85 मार्क्स का क्लियर होता है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात ये बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मार्क्स लेना बड़े आसान है। देखा जाए सबसे पहले एक तो बात आ जाती है सिलेबस की। टोटल 11 चैप्टर हैं और जिनमें से अगर आपको 11 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज अच्छे तरीके से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पहले 7 चैप्टर्स के आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप मोर देन 80 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो फर्दर डिटेल करते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बेसिक्स बातें पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री वगैरह थोड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का वर्ड जो है रिलेट करता है केमिकल रिएक्शन से। अक्सर बच्चों को ये बात पता होती है कि केमिस्ट्री मतलब जहाँ भी है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, लेकिन वर्ड केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है ये किसी को पता नहीं होता। केमिकल रिएक्शंस होते क्या, हमने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा जी, एटम होता है आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, ये हमने पढ़ा। ये क्या है, ये एक रिएक्शन की तारीफ होती है, लेकिन दरअसल ऐसे नहीं होता। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या रोल प्ले कर रहा होता है, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि देखो हमारे पास एक ये एटम है, एक एटम ये है, मिसाल के तौर पर 2 एटम है हमारे पास। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे दे या इससे ले ले या आपस में शेयर कर लें, ये जो भी काम करे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा इन दोनों के दरमियान किसी भी अमल के दौरान, ये क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उस अमल को हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा डिटेल पे जाए तो केमिकल वर्ड निकला है केमिकल प्रॉपर्टीज से, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब आम आंख से नज़र ही नहीं आता तो ये हम इसको जज नहीं कर सकते, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता, मतलब फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। और इसी वजह से इसके जब रिएक्शंस होंगे तो ये क्या कराएंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा अमल जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन एक रोल प्ले कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। चलो की बात, जैसे कि हमने आयोनिक बॉन्ड के दरमियान बनने के दौरान एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें सोडियम एक एटम था, एक क्लोरीन एटम थी। होता क्या था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था
और यही इलेक्ट्रॉन कौन हासिल कर लेता था, क्लोरीन। लिहाजा एक पर पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता था और इनके दरमियान एक आयोनिक बॉन्ड बन जाता था, यानी केमिकल रिएक्शन होता था और क्या बन जाता था, NaCl। यहाँ पे एक बात देखें कि देखो ये सोडियम क्लोरीन को अलग अलग चीज़ें, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया ना, जब तक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया और जब तक क्लोरीन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक इनके दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तब इनके दरमियान एक ऐसा अमल हुआ जिसमें किसने रोल प्ले किया, इलेक्ट्रॉन ने। तो इस अमल को हमने क्या नाम दे दिया, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब ठीक है, ये बात समझ लग गई, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर एटम क्या है, एटम की हिस्ट्री क्या है, एटम के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होगा पता होना चाहिए, तब भी जाके हम केमिकल रिएक्शंस को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। देखा जाए ना अर्ली हिस्ट्री में, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त पहले, आज से कई साल पहले, ये समझा जाता था कि एटम जो है ना, मतलब मैटर जो है, ये एटम के बारे में बता रहा हूँ लेकिन स्टार्ट मैटर से कर रहे हैं, कि जो मैटर है ना हमारे पास एक सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है। ये समझा जाता था कि मैटर मतलब, मैटर होता क्या है, मैटर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई वॉल्यूम हो, मतलब कि जब उसको किसी जगह पर रखे, वो कोई जगह घेरे और उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मैस हो, जो आप 9th क्लास में पढ़ भी आए होंगे। अब देखा जाए ये सिंपलेस्ट पार्टिकल था, ये समझा जाता था कौन, मैटर, एटम नहीं कौन, मैटर। और ये इंडिविजिबल पार्टिकल था। इंडिविजिबल से मुराद ऐसा पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इंडिविजिबल से मुराद कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। इंडिविजिबल से मुराद ऐसा पार्टिकल जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता था, मैटर। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, ग्रीक फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपनी फिलोसफीज पर काम किया और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया, उन्होंने साबित किया, कहते जो मैटर है ना उसे डिवाइड किया जा सकता है और स्मॉलर पार्टिकल, मतलब मैटर से भी एक छोटे पार्टिकल में उसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और जब भी वो किसी भी मैटर को डिवाइड करते थे ना, तो उनके लास्ट में एक ही सेम सिंपल पार्टिकल बचता था, मतलब कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स बचते थे ये सारे क्या थे, सेम थे, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ग्रीक फिलोसफर्स आए, उन्होंने जब मैटर के बारे में जो पॉइंट ऑफ था उन्होंने उसे उठाया और क्या किया, उन्होंने जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने मैटर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मैटर से भी छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे उन्हें क्या कह दिया गया, स्मॉलर पार्टिकल्स। ये हम एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसे बातें पढ़ेंगे। ग्रीक फिलोसफर ने एटम सिंपलेस्ट पार्टिकल, मतलब यानी कि जिन्हें एटम कहा जाता है, वो डिस्कवर किया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो डेमोक्रिटस आया। डेमोक्रिटस ने क्या किया, डेमोक्रिटस ने जब ये देखा कि यार ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो सारे एक जैसे हैं और जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, डेमोक्रिटस ने इन्हें उठाया और इन्हें एक नाम दे दिया गया एटम का। अब एटम का नाम क्यों दिया, कोई और क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उन दिनों में ग्रीक वर्ड एटमोस का मतलब होता था इंडिविजिबल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ मैंने बताया। तो ग्रीक जो डेमोक्रिटस था उसने ये एटमोस का वर्ड यूज़ करके इसे क्या नाम दे दिया, एटम। मतलब एटम क्या है, जो इंडिविजिबल, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ना काबिले तकसीम। फिर होगी बात। फिर बात करते हैं, फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा, लेट 17th सेंचुरी आई, तो तब एलिमेंट एटम साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम की क्वांटिटेटिव स्टडी की, एटम की या मैटर की क्वांटिटेटिव स्टडी की। अब बुक में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसने क्या की, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे मैं थोड़ी 9th क्लास की बुक की हेल्प ली। याद करें वहाँ पे जब हमने मैटर पढ़ा था तो हमने एक ऐसा स्केच पढ़ा था कि मैटर हमारे पास 2 स्टेट में पाया जाता है, अगर वो प्योर हो तो सब्सटेंस कहलाता है और अगर इम्प्योर हो तो क्या कहलाता है, मिक्सचर। इसी तरह से हमने ये भी बात की थी कि सब्सटेंस में 2 चीज़ें आती हैं, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, और हमने एलिमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसे था ना कि ये सब्सटेंस की खाली शक्ल, यानी कि मैटर की क्या है, खाली शक्ल। फिर होगी बात। अब दरअसल वो यहाँ पे जिस स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है किसकी, एलिमेंट की। वो बात किसकी कर रहा है, एलिमेंट की, क्योंकि एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर कैसे है, क्योंकि जौन सा भी एलिमेंट है उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें पाए जाने वाले सारे के सारे एटम्स कौन से होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर लगी। अच्छा, फिर जब इन्होंने प्योर सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी की, मतलब उनकी क्वांटिटी के लिहाज से बात की,
तो थोड़े अरसे बाद 1808 में को एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन विक कहा गया, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस पेश किया गया। आखिर ये क्या चीज़ है? कहता है, इसकी बात का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये बनता है, कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसके दौरान हमेशा मैस क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कि मैस जो है हमारे पास चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब, देखो मिसाल के तौर पर रिएक्शन के दौरान हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी है, समझ लगी बात। इसके कहने का मतलब था कि जो मैस रिएक्टेंट्स का होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट्स का, और लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के जब बराबर रहेंगे तो कौन सा लॉ होल्ड करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस, जो आपने लॉ ऑफ मैस सेक्शन पढ़ा भी है 10th क्लास में। वो कैसे देखते हैं थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, NaCl वाला ही दोबारा ले लेते हैं। Na था, साथ हमारे पास Cl थी और क्या बन रही थी, NaCl। हमें पता है यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का मैस है वो है 58.5 ग्राम, ठीक है, पर मोल, मोलर मैस, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पे सोडियम का मैस होता है 23.5 और क्लोरीन का होता है हमारे पास 35 होता है, ठीक है, 35, 35.5, लेकिन हम क्लोज 35 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इन्हें ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 58.5। इसका क्या मतलब कि जितना मैस हमने किसका इस्तेमाल किया, रिएक्टेंट्स का, उतने मैस का ही क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट बना। मतलब कि जो उसका मैटर यानी कि जो उसका मैस है वो क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। मतलब जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे था ना, तो ये लॉ मैस क्या कंजर्व नहीं रह रहा, कंजर्व रह रहा है। तो इसी को उसने क्या कह दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई मसला। फिर जब हमने एटम के बारे में इतना नॉलेज गेन कर लिया, मतलब कि हमें पता लग गया कि एटम की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, मैटर से स्टार्ट हुई। फिर एटम के बाद एटम पहले तो ये समझा जाता था मैटर को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। फिर एक वक्त आया कि जब ग्रीक फिलोसफर ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और क्या बना दिया, उसे एटम का नाम दे दिया, ठीक है। फिर अब हमने और बातें पढ़ी। अब बात करते हैं एटम की डेफिनेशन, आखिर एटम है क्या चीज़। बेसिकली एटम हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसने बताया, डेमोक्रिटस ने बताया। क्योंकि पहले जब ये समझा जाता था कि क्या हमारे पास मैटर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन डेमोक्रिटस ने बात को गलत साबित किया और स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको करार दिया, एटम को। तो डेफिनेशन का पहला पॉइंट कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरा पॉइंट, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमने यहाँ पे एक एटम लिया जिसका नाम है हाइड्रोजन एटम और दूसरा एटम लिया ऑक्सीजन एटम। ये दोनों ही क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होती है। जब इन दोनों को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाएगा तब ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। मतलब इन्होंने केमिकल रिएक्शन में क्या कर लिया, टेक पार्ट, मतलब हिस्सा ले लिया और क्या बना दिया, पानी बना दिया। समझ लग रही बात, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस क्या करता है, होल्ड करता है। वो कैसे, एक हाइड्रोजन का मैस होता है एक, यहाँ पे कितने, 2 × 2। अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, 2, तो 32 मैस, तो 32 और ये 2 2 are 4, टोटल कितने हो गए, 36। ऐसी है ना। इधर देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है, 2 + 1 ऑक्सीजन 16 और 2 मोल्स, तो टोटल कितने आए, 18 2 टाइम्स 36। मतलब यहाँ पे भी इनका मैस क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। क्लियर होगी बात। फिर मॉडर्न रिसर्च आई। अब डेमोक्रिटस क्या कहता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मॉडर्न रिसर्चेज आई तो उन्होंने क्या साबित किया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा एटम कैन बी डिवाइडेड। जब उन्होंने डिवाइड किया तो उन्हें पता लगा कि एटम के अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मतलब एक पहले बड़ी चीज़, उसके नीचे से एटम निकला और अब उसके अंदर से भी क्या निकली है, 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप पढ़ेंगे न्यूट्रिनो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हाइड्रॉन्स पढ़ेंगे, लेप्टॉन्स पढ़ेंगे, एटसेट्रा। इससे मिलते जुलते आप मोर देन 100 पार्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या समझा जाता था, एटम डिवाइड किया जा सकता है, नो। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेज ने क्या किया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है कि, और उन्होंने ये भी देखा कि उसके अंदर कितने मोर देन 100 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरी तरफ और लास्ट पॉइंट हिस्ट्री का आ जाता है, वो आ जाता है रोल ऑफ जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस का किरदार। जैकब बर्जीलियस ने अपनी हिस्ट्री का ना बड़ा अच्छा एक साइंटिस्ट है। इसने
हमारे पास बायोलॉजी में भी बड़े, मेडिसिन की फील्ड में भी बड़ा काम किया और यहाँ केमिस्ट्री में भी काम किया। यहाँ पे इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ना वो ये था कि इसने एलिमेंट का क्या बनाया, एटॉमिक मास। एलिमेंट्स का क्या डिस्कवर किया, एटॉमिक मास। और इसने काफ़ी हद तक एक्यूरेट वैल्यूज़ फाइंड की जो मॉडर्न वैल्यूज़ के तकरीबन क्लोज थी। चलो की बात, यहाँ तक कोई मसला? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन या मसला मसाइल हो तो आप ज़रूर बताएं।